दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आई प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर हम थायराइड ग्रंथि यानी कि आउटू ग्रंथि के बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभार एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आउटू ग्रंथि भी आ जाता है, इसका मतलब वो थायराइड ग्रंथि ही होती है। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि हमारा जो यहाँ पे लैरिंग्स है यानी स्वर यंत्र है, इसके नीचे, और ये श्वसन नली है हमारी, ट्रेकिया है, इसके ऊपर की ओर होती है और ये एच आकार की होती है। अगर अंतःस्रावी तंत्र की हम बात करें तो अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर पूरे शरीर की बात करें तो पूरे शरीर के अंदर कौन सा, यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, ये एच आकार की होती है। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डायग्राम के अंदर बिंदियां भी दिख रही होगी। ये एक तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है एनिमेशन वाला, और एक इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये जो बिंदियां दिख रही है आपको, ये पैराथायराइड ग्रंथियां है, जो इस थायराइड ग्रंथि के बाद आगे वाले टॉपिक के अंदर हम इसे कवर करने वाले। इसके अंदर बीच में ये एच आकार का जो आपको दिख रहा है, जो ये यहाँ से इस भाग को और इस भाग को बीच में जो जोड़ रहा है, इसको इस्थमस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो भाग है बीच में, ये कलर का रखा है मैंने, ये भाग, इस भाग को है इस्थमस बोला जाता है। अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, फिर भी एक थोड़ा सा अनुमान रहता है। और इसके वजन की अगर मैं बात करूँ तो वजन इसका 25 से 30 ग्राम इसका वजन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 2 प्रकार के अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि बहुत ही मुख्य हार्मोन है इसके। ठीक है, T3 और T4 अक्सर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। बच्चे इसे पढ़ते नहीं है, लुसेंट वगैरह पढ़ के जाते हैं। लुसेंट में T3 T4 वाला कंसेप्ट नहीं दे रखा है। T3 T4 यहाँ पर ऑप्शन में जब भी मिलेगा आपको एग्जाम में, आप सोचेंगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आ नहीं जाते, थोड़ा सा डीपली पढ़ना होता है जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल है थोड़ा सा अपग्रेडेड है। जब तक आप थोड़ी सी हट के तैयारी नहीं करोगे, लोगों से भीड़ में ही चलोगे, तो भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाओगे, और कभी भी गवर्नमेंट जॉब जो है पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा सा कोई टॉपिक पढ़ते हो, थोड़ा उसे डीपली जाया करो उस टॉपिक के अंदर। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, मुख्य 2 प्रकार के हार्मोन, T3 और एक T4 हार्मोन होता है। देखिए, T3 हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो 10 से 20% ये हार्मोन स्रावित होता है इससे, और T4 जो है 80% होता है। अब T3 और T4 क्यों बोल रहे हैं कि आयोडीन के इसके अंदर 3 अणु हैं, इसलिए इसको T3 बोल रहे हैं। इसके अंदर आयोडीन के जो है यहाँ पर 4 अणु है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, T4 बोल रहे हैं। अब 3 को तो बोला जाता है ट्राई, इसलिए यहाँ पर आगे ट्राई आ गया, और 4 को बोला जाता है टेट्रा। अगर 2 होता तो क्या होता, डाई होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते ही हैं। इसी प्रकार से इसीलिए T3, और इसका पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है दोस्तों, ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसी प्रकार से अगर 4 की बात करूं, 4 को टेट्रा बोला जाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये दोनों प्रकार के हैं। अब इनमें से अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या कार्य करते हैं, हार्मोन तो निकलते, कार्य क्या करते हैं। अगर दोस्तों इसकी अधिकता हो जाए हमारे शरीर में, अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा होने के कारण चिड़चिड़ापन, घबराहट, बालों का झड़ना, ये सारे जो है कार्य सब यहाँ आरंभ हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको घबराहट हो रही है, चिड़चिड़ापन है, आप कोई थोड़ा सा बोल रहा है आपको, क्या है, भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है, ये इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, या फिर यार क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पसीना आ रहा है और पता नहीं, घबरा रहे हैं मन ही मन में, तो ये सारा जो कार्य है ये कौन करता है, इसके अंदर T3 और T4 की अधिकता हो जाती है, तो इसके कारण ये कार्य संभव है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो इसकी हो गई बात। इसका परसेंटेज मैंने बता दिया, 80% लगभग T4 स्रावित होता है, 10 से 20% के बीच में T3 स्रावित होता है। अब T3 भाई साहब दिखने में तो छोटे लग रहे हैं आपको, 10 से 20%, लेकिन ये क्या है, मास्टर है। जैसे घर के अंदर भाई बहन होते हैं ना 2, तो बड़ी जो सिस्टर होती है उसको छोटा भाई क्या करता है, झगड़ा करके उसे रुला देता है। ये अक्सर देखा है हमने, आपके घर में भी होता होगा, अगर होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार लिख के जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो अब होता क्या है कि छोटा बच्चा ज़्यादा सक्रिय है। आप छोटे बच्चे को बोलिए कि बालक जा वहाँ से जो है पानी का लोटा लेके आएगा, फटाफट दौड़ के जाएगा, आकर के बैठ जाएगा कि ये लीजिए। और आप किसी बड़े आदमी को बोलेंगे कि जा वहाँ से लोटा लेके आ, क्या तू ही जाके आजा, दिमाग खराब मत कर, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है तेरे को, ये ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, छोटा है जो ज़्यादा सक्रिय है, छोटा फटाफट से गया, भाग करके आ गया। अब होता क्या है, इसके अंदर भी यही है। T3 आपको छोटा लग रहा है क्योंकि 10 से 20%, T4 आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन T3 है जो ज़्यादा सक्रिय है। यानी कि किसी को भी काम करने के लिए जब ये हार्मोन निकालेगा T3, फटाफट से उस कार्य के लिए प्रतिक्रिया हो जाएगा, फटाफट उस कार्य को करने के लिए आगे चला जाएगा। T4 जो भाई साहब आराम से जा रहे हैं, बड़े हैं। तो अब होता क्या है, T4 को जो है T3 जो हंसता है इस पर देख बड़ा है मेरे से, मोटू है मेरे से, फिर भी क्या है, कुछ नहीं करता है तू, 80% तू स्रावित होता है, मैं 20% ही होता हूँ, फिर भी देख तेरे से आगे हूँ मैं हर कार्य करने में। T4 का दिमाग खराब हो जाता है। T4 बोलता है नहीं, हम भी एक कार्य करते हैं,
ससरा तेरे में और मेरे में ज़्यादा डिफरेंस ही क्या है यार, तेरे अंदर आयोडीन के 3 अणु हैं, मेरे अंदर कितने 4 हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी एक अणु को जो है फेंक देता हूँ बाहर, आयोडीन को एक को निकाल देता हूँ, मैं खुद T3 बन जाता हूँ, यानी तू है वही मैं बन जाता हूँ। फिर तो मुझे मजा आ जाएगा, यानी यार मैं आलसी आदमी हो रहा हूँ T4 की वजह से। एक काम करता हूँ, मैं भी T3 बन जाता हूँ। तो ये T4 भाई साहब क्या करते हैं, आयोडीन का एक अणु बाहर निकाल देते हैं और किस में बदल जाते हैं, T3 में। जब जब ये कोशिका तथा अंगों तक पहुंचेगा तो T3 किस में बदल जाएगा, यानी कि T4 किस में बदलेगा, T3 के अंदर। और T3 हमें पता है ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है दोस्तों, कहानी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब T3 और T4 का जो निर्माण हो रहा है, जो ये बन रहे हैं, किसकी वजह से बन रहे हैं, एक तो आयोडीन है और एक है टायरोसिन एमिनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है यहाँ पर, एक तो आयोडीन, दूसरा टायरोसिन एमिनो अम्ल। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए T3 एवं T4 का निर्माण निम्नलिखित में से होता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, आयोडीन प्लस टायरोसिन एमिनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो ये बात हो गई हमारे। अब बात करते हैं आगे, थायराइड हार्मोन के कार्य, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। कोशिका उपापचय का नियमन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया है, उत्सर्जन तंत्र है, कुछ भी है, उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का लेना, ऊर्जा वगैरह देना या बीमारी से दूर रखना, जितने भी उपापचयी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का नियमन करने में ये सहायता करता है थायराइड हार्मोन। अगर अब ये इसके बारे में दूसरी बात करें तो वृद्धि अवस्था के दौरान मानसिक विकास में सहायता करता है, यानी बाल्यावस्था से जब आप बड़े होते हैं तो आपके मस्तिष्क का विकास, सोचने समझने, इन सभी का विकास कौन करता है, थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन बाल्यावस्था में, यानी कि आपके जब विकास हो रहा होगा उस टाइम पे, आपके शरीर का विकास हो रहा होगा उस टाइम पे अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो उस बालक के अंदर से मानसिक विकृति आ जाएगी और हो सकता है वो पागल हो या बहुत भोला भाला बच्चा हो। ठीक है दोस्तों, थायराइड हार्मोन की वजह से क्या है, मानसिक परिपक्वता आती है। ठीक है ना, तो मानसिक विकास किसकी सहायता से होता है, थायराइड हार्मोन। अब आगे, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर जल संतुलन करता है। कल वाली क्लास के अंदर ही हमने देखा था, पीयूष ग्रंथि का तीसरा यानी पश्च पाली के अंदर हमने एक हार्मोन पढ़ा था, एंट्री यूरेटिक हार्मोन हमने पढ़ा था। एंट्री यूरेटिक हार्मोन वो क्या करता है कि शरीर के अंदर जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो टीचर वाली मैंने आपको कहानी बताई थी कि टीचर बार बार ये बच्चा जो है मूत्र के लिए जाता है कि सर मुझे मूत्र आ रहा है, मैं जाऊं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर ये थायराइड हार्मोन जो है हंसता है इसके ऊपर, एंटी यूरेटिक हार्मोन के ऊपर हंसता है कि देख तेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक काम कर यार, तू मेरे को साथ में मिला ले, हम दोनों मिलकर के इससे लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 ये इसके जो हार्मोन्स होते हैं ये किसके साथ मिल जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के एंटी यूरेटिक हार्मोन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि जल का संतुलन हमारे शरीर के अंदर बनाए रखते हैं। अगर बार बार आपको मूत्र अगर ज़्यादा आएगा आपको तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जल की कमी हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि हमारे ये थायराइड ग्रंथि है, इसके पास इतना पावर है कि अपने हार्मोन को जो है अपने अंदर स्रावित करके रख सकती है। बाकी जो सारी जो ग्रंथियां हैं वो क्या करती है, कोई भी उसके पास हार्मोन्स आएगा कि भाई भाई ये तू था, दूसरी ग्रंथियों को बोलेगा कि भाई भाई तू ये हार्मोन निकाल दो, फटाफट से हार्मोन निकाल करके धकेल देगी। फिर उससे पूछेगा तेरे पास रहा है, नहीं मेरे पास तो कुछ थैला वैला ही नहीं है रखने के लिए, मैं कहाँ पे रखूँ इसको, मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, इसको अधिकार है, इसके पास पावर है, इसके पास क्षमता है कि अपने हार्मोन्स को स्रावित करके रख सकती है और लगभग 2 महीने तक ये अपने पास इकट्ठा करके उसे संग्रहित करके रख सकती है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन को संग्रहित करके रख सकती है, तो वो कौन सी है, हमारे थायराइड ग्रंथि। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर पोषक तत्व होते हैं। अब ये पोषक तत्व ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन के अणु इसके अंदर आएंगे कोशिका के अंदर, ये ऑक्सीजन के अणु जो कोशिका के अंदर आ गए, अब पोषक तत्व के साथ मिल गए, मिलने के बाद क्या होगा, लास्ट में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ऊर्जा का निर्माण, ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा संभव है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायराइड ग्रंथि जो ऑक्सीकरण यहाँ पर करवाने का कार्य करती है ऑक्सीजन के अणु के लिए, यहाँ पर फिर क्या है, पोषक तत्व के साथ मिल करके ऊर्जा यानी कि एटीपी उत्पन्न करने का कार्य भी करती है। मेंढक जब छोटी अवस्था में रहता है यानी कि बाल्यावस्था में रहता है तो ये टेडपोल के रूप में होता है। तो टेडपोल से मेंढक जो बनने की प्रक्रिया है उसके लिए थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी है। थायराइड हार्मोन ही क्या करता है, टेडपोल को वयस्क मेंढक बनाने के लिए उसमें रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, टेडपोल अब होता क्या है कि ये मछली की तरह दिखता है। बचपन के अंदर हम भी कंफ्यूज थे इसके अंदर, सच बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं जो एक पानी की एक कुंडी वगैरह भरी होती थी उसमें छोटी छोटी मछलियों की तरह दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये कहीं ना कहीं मछलियाँ हैं। लेकिन जब बड़े होकर के वापस पढ़ा इसको, 8वीं 10वीं को वापस पढ़ा,
तब समझ में आया कि ये तो टेडपोल है, यानी कि मेंढक जो होते हैं उसके छोटे बच्चे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाए तो कौन से रोग हो सकते हैं, और थायराइड हार्मोन्स की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो भी कौन से रोग होते हैं। इन दोनों के बारे में इस स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पर अति सक्रियता, अगर थायराइड हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है। तो पहला रोग है एक्सोप्लेथेलमिया रोग। एक्सोप्लेथेलमिया रोग को पेरी का रोग और बेसड़ाव का रोग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर पेरी का रोग या बेसड़ाव का रोग आए तो इसका मतलब वो कौन सा है, एक्सोप्लेथेलमिया रोग ही है। इस रोग के अंदर होता क्या है कि हमारी जो आंखें हैं फूल करके इस कोटरनुमा भाग से बाहर की ओर आ जाती। ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति देखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डरा रहा है। ससा छोटे बच्चे तो यही सोच के डर जाते हैं कि अंकल जो है मेरे पे आंखें निकाल रहा है, फिर बुला के लाता है पापा पापा अंकल आंखें निकाल रहा है। अरे अंकल आंखें नहीं निकाल रहा है, वो एक्सोप्लेथेलमिया रोग से ग्रसित है बेचारा, इसलिए उसकी आंखें इस कोटरनुमा भाग से बाहर की ओर आ जाती। और इसके अंदर होता क्या है कि जब थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के अंदर अधिक होता है तो उपापचयी क्रियाएं भी बहुत तेजी से होने लगती। उपापचयी क्रियाएं यानी कि उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, सब कुछ फटाफट से धड़ाधड़ से, कुछ भी खाया आपने पाचन हुआ नहीं हुआ, धड़ाधड़ से मल द्वार द्वारा बाहर, वैसा प्रोटीन कुछ आए नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कि सर बहुत खाता हूँ मैं तो सर, फल फ्रूट खाता हूँ, दूध पीता हूँ सर, कीवी सब खाता हूँ सर, बहुत खाता हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं सर, मैं ऐसा ही हूँ। उसका कारण है कि आपके अंदर उपापचयी क्रियाएं बहुत ज़्यादा है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है। थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने से उपापचयी क्रियाएं तेज़ी से होगी, और तेज़ी से होने से वसा प्रोटीन आपके शरीर के अंदर रहेंगे नहीं और आप पतले ही रहेंगे। तो इसीलिए आपका वजन क्या होता है, कम होता है। इसके अंदर वजन कम होता है, उपापचयी क्रियाएं ज़्यादा होती है। कब होगी उपापचयी क्रियाएं ज़्यादा, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अब टॉक्सिक ग्वाइटर रोग है। इस टॉक्सिक ग्वाइटर रोग के अंदर क्या होता है, हृदय धड़कन हो, हमारी श्वसन तंत्र हो या रक्तचाप हो, ये सभी जो है यहाँ पर बढ़ जाते हैं, सभी जो है बढ़ जाते हैं इनकी दर। हृदय धड़कन भी बढ़ जाएगी, रक्तचाप भी बढ़ जाएगा और श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा रोग है, ये रोग है टॉक्सिक ग्वाइटर रोग। अब इसके बाद बात करते हैं हम थायराइड की अल्प सक्रियता। अगर थायराइड की हमारे शरीर के अंदर कमी हो तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला रोग है यहाँ पर जड़ मानवता। देखिए जड़ मानवता क्या है, बच्चे के अंदर, ये छोटे बच्चों में होता है कि इनके मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि छोटे बच्चों के अंदर मानसिक विकास नहीं होने के कारण कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग, जड़ मानवता रोग के कारण ही नहीं होता है। दूसरा है मिक्सडीमा, है ना, मिक्सडीमा रोग। इसे जो है मिक्सडीमा रोग को ग्लूका रोग भी कहा जाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि हमारा वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो क्या है, उपापचयी क्रियाएं हमारी क्या है, धीमे धीमे होने लगी। खुद सोचिए कि जब उपापचयी क्रियाएं धीमे धीमे हो रही है, सारा वसा आपके अंदर से खाया निकाल दिया आराम से, क्योंकि धीरे हो रही क्रियाएं, तो सारा प्रोटीन ले लिया, तो क्या बन गए आप, सांड बन जाएंगे, आप हट्टे कट्टे मुस्टंडे बन जाएंगे। किसके कारण बन रहे हैं आप, यहाँ पर थायराइड की अल्प सक्रियता। अल्प सक्रियता के कारण क्या होगा, उपापचयी क्रियाएं जो आपकी बहुत धीमे धीमे आराम से होगी। आजा वसा तू भी आजा, प्रोटीन तू भी आजा, सबको जो खींच खूंचा के निकाल देगा। तो अब वो क्या आपके शरीर में फैट का कार्य करेगा, वसा कार्य करेगा, तो आप मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ जाएगा, हृदय धड़कन और रक्तचाप जो है आपका धीमा हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, रक्तचाप और हृदय धड़कन इसमें धीमा हो जाएगा। देखिए हाशिमोटो के रोग को यहाँ पर थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। अब कैसे, हमारे शरीर के अंदर स्वतः प्रतिरक्षी तैयार होते हैं, वो स्वतः प्रतिरक्षी कोशिकाओं के लिए क्या करते हैं, कोशिकाओं को ये समझा देते हैं कि भाई यहाँ पर थायराइड की अल्प मात्रा है, थायराइड की कमी है, तो इसको क्या करो, मार दो तुम। तो ये मारने का कार्य करती है, यानी कि थायराइड की अल्प सक्रियता क्या करेगा, नेस्ट कर देगा। नेस्ट करने का जो ये नेस्ट हो जाती है, तो ये रोग कौन सा है, हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो का रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। क्यों, खुद के शरीर के अंदर जो हमारे थायराइड है, हार्मोन है, इसी को नष्ट कर देता है शरीर। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे। गेंगा गलगन। गेंगा गलगन रोग आपने बचपन में सुन रखा है। आयोडीन की कमी से गेंगा गलगन रोग हो जाता है, यानी कि आपकी जो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है ये सूज करके मोटी हो जाती है, और ये पहाड़ी क्षेत्र वाले लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि हम तो क्या है, नीचे वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे क्या है कि पानी की मात्रा के अंदर आयोडीन होता है, या हम आयोडीन का जो है ज़्यादा सेवन करते हैं, इसकी वजह से ये रोग नहीं होता है। लेकिन जो पर्वत के ऊपर रहते हैं उन लोगों के अंदर क्या है, ये गेंगा गलगन रोग सामान्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक और हमारे हार्मोन रहा है, उसकी बात करते हैं, फिर ये आपकी थायराइड ग्रंथि यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों हमने थायराइड ग्रंथि के अंदर T3 तथा T4 हार्मोन्स के बारे में बात कर ली थी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में। देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है कैल्शियम के ऊपर निर्भर करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं
कि जब जब इस धरती के ऊपर अन्याय होगा तब तक मैं जन्म लूँगा। इसी प्रकार से रक्त के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब ये हार्मोन जो है भाई साहब उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद ये क्या रक्त से कैल्शियम को लेकर के कहाँ चले जाएंगे, अस्थि के अंदर चले जाएंगे। तो एक बार इसे समझते हैं। देखिए कैल्शियम है, ये कैल्शियम के ऊपर ही निर्भर करता है। कैल्सीटोनिन नाम में स्पष्ट है, कैल्सी, कैल्सी का मतलब कैल्शियम। अब कैल्शियम देखिए अस्थि के अंदर पाया जाता है, अस्थियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को भी मजबूत बनाता है। कोलगेट के बारे में देखा होगा, उसमें कोलगेट में कि इसमें है कैल्शियम की भरपूर मात्रा, उसके अंदर दो दांत को ऐसे टकरा कर भी बताता है वो, है ना, कैल्शियम। फिर रक्त है, रक्त के अंदर भी रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनने का मतलब है कि आपके थोड़ी सी खरोच आ जाए, खरोच आने पे क्या है, रक्त वापस जो है यहाँ पर जम जाता है। खुद सोचिए ससुरा, अगर आपके कोई इंजेक्शन लगा के ऐसे दुश्मनी निकालने के लिए यूं करके चला गया और रक्त का थक्का ना जमे तो गुब्बारे के अंदर से पिचकारी निकलती है पानी की, उसी प्रकार से हालत हो जाएगी आपकी कि यहाँ पे चुबो के चला गया तो पिचकारी ऐसे जा रही है रक्त की, है ना दोस्तों। तो ये यानी कि रक्त को जमाने का कार्य जो है उसमें भी ये सहायता करता है। कौन, कैल्शियम, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं, पेशियाँ जो है गति में सहायक, जैसे कि अब मेरी पेशियाँ हैं, मैं ऐसे आराम से हिला रहा हूँ तो मेरे हाथ पाँव में जो भी पेशियाँ हैं आराम से हिल डुल सक्रिय है, तो इसका मतलब उसमें कैल्शियम की मात्रा है। अब होता क्या है कि जब जब रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब तब क्या होता है, कैल्सीटोनिन भाई साहब जो है जन्म लेते हैं। कैल्सीटोनिन भाई साहब बोलते हैं क्या रहे हो कैल्शियम, कहाँ हो आ रहे, रक्त के अंदर ज़्यादा फुड़फुड़ा रहे हो, ज़्यादा फुसफुस कर रहे हो, चला जा, तेरे को जो अस्थियों के अंदर डालता हूँ मैं। तो रक्त के अंदर जब जब भी यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, इस कैल्शियम की मात्रा को उठा करके ये इस अस्थि के अंदर डाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ध्यान रखना है, रक्त से कैल्शियम को किस में जा रहा है, अस्थि के अंदर। ये कौन कार्य करता है, कैल्सीटोनिन कार्य करता है। अब पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, जब अस्थि के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाएगी इसमें रक्त के अंदर कैल्शियम को फिर से लेके आएगी। तो कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों आपस में जो, अच्छा तू ज़्यादा समझदार है का, ये रक्त को बोलता है कि अच्छा रक्त के अंदर ज़्यादा हो गया तो कैल्सीटोनिन तू जो है मेरे अस्थियों के अंदर तूने कैल्शियम डाल दिया। अच्छा, फिर क्या करता है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है इसे वापस लेकर के कैल्शियम को किस में, रक्त में डालती है। तो ये इसका कार्य चलता रहता है कैल्शियम का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, रक्त के अंदर अगर ज़्यादा हो जाए यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा तो रक्त के अंदर से कैल्शियम को लेकर के अस्थियों में कौन जाता है, कैल्सीटोनिन जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर अस्थियों के अंदर ज़्यादा हो जाए और रक्त के अंदर लेकर के जाना है तो कौन लेकर के जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन लेकर के जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और एक और है यहाँ पर, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6ठी-7वीं क्लास के अंदर ही बार बार पूछ लिया जाता है कि रक्त का जो हमारा थक्का जमता है उसमें सहायक कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के विटामिन। ठीक है दोस्तों, अब ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर अतिरिक्त कैल्शियम को अस्थियों में ले जाता है, जिससे अस्थियां मजबूत होती है। यह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विटामिन डी भी अस्थियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है दोस्तों। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, तो इसीलिए अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कभी कभार जो है आप सूर्य के प्रकाश में बैठ जाए। इतना भी ना बैठे कि बहुत ज़्यादा जो है आपका शकल कोई पहचान ना पाए कि ये ससुरा है कौन, इतनी भी हड्डियाँ मजबूत ना बनाए, है ना, वरना चकनाचूर हो जाएगी हड्डियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है T3 T4 के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने ये कैल्सीटोनिन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में।